हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जो है प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और ये क्वेश्चंस आपका जो है प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो भी चीज़ आपको बताएंगे इसका एग्जाम में रिपीट होने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ऑडियो का इशू होगा तो आप ईयरफोन इस्तेमाल कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग जो है बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। डिस्कस द रोल्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस। प्रोफेशनल प्रैक्टिस करने का मतलब जैसे कि आप सिविल इंजीनियर हैं, ठीक है। अब जो है आप डिग्री लेके आप जाएंगे कि हम भाई सिविल इंजीनियर हैं, हम जो सिविल के अनुसार अपना काम वाम करेंगे, ठीक है। तो एक प्रोफेशनल आप काम कर रहे हैं। तो जब आप प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको जो है बहुत सारा स्टेक होल्डर मिलेगा, ठीक है। तो उस सारे स्टेक होल्डर को क्या क्या उसका रोल है वो सारा चीज आपको बताना है। सबसे पहले समझते हैं कि स्टेक होल्डर होता क्या चीज है। स्टेक होल्डर वो लोग, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन होता है जिनका किसी प्रोजेक्ट, कंपनी या डिसीजन में इंटरेस्ट होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। या फिर उस काम से उन पर कोई असर, पॉजिटिव चाहे निगेटिव असर पड़ता है, उसको हम लोग स्टेक होल्डर कहते हैं। जैसे आप घर बना रहे हैं, उसमें क्लाइंट आता है, कॉन्ट्रैक्टर आता है, इंजीनियर आता है, लेबर आता है। ये सब चीज जो है उससे उस घर के बनने में असर पड़ता है इन लोगों से। बात समझ में आ रही है। जैसे कि एक नया हाईवे या ब्रिज बन रहा है तो वहां पे एक सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर वहां आसपास रहने वाला लोकल लोग, ये सब प्रोजेक्ट का स्टेक होल्डर होता है, क्योंकि ये सब के जीवन पे असर पड़ता है। वहां पे हाईवे जो बनेगा उस हाईवे को जो है इन सब के लोगों के जीवन से लेना देना है। बात समझ में आ रही है। ये हमारा हो गया स्टेक होल्डर। तो अब इसमें कौन कौन सा स्टेक होल्डर आता है, ये क्वेश्चन आपका जो है ना एकदम सबसे इंपॉर्टेंट है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से मतलब क्वेश्चन पूछने का चांस जो है ना सबसे ज्यादा है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिल भी जाएगा। इसको अच्छे से देखिएगा, स्किप मत कीजिए। बात समझ में आ रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से। प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो है मल्टीपल स्टेक होल्डर इसके अंदर आता है। कौन कौन सा लोग आता है भाई, देखिए सबसे पहले तो हमारा जो है क्लाइंट आता है इसके अंदर, ठीक है। डिफाइन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। क्लाइंट जो है मतलब जिसको कि काम करवाना है वो अपना प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट बना बताता है। जैसे मान के चलो किसी आदमी को घर बनवाना है तो वो क्या है, क्लाइंट है, ठीक है। वो अपना बताएगा ना कि सर हमको जो है 3 BHK का फ्लैट बनवाना है, 2 BHK का फ्लैट बनवाना है, हमारा रूम का साइज ये होना चाहिए, हमको जो है 4 फ्लोर का बिल्डिंग बनाना है। वो सारा जो है अपना प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट बताता है। वो फिर फंड भी देता है। भाई आप क्लाइंट है तो आप ही ना पैसा दीजिएगा, फंड मतलब हो गया यहाँ पे पैसा। अप्रूव्स प्लान्स, फिर उसको जो है इंजीनियर प्लान दिखाता है और वो अप्रूव करता है, हाँ भाई इस तरीके से आप घर बना दीजिए। तो सबसे पहला जो है स्टेक होल्डर में कौन आता है, क्लाइंट आता है। दूसरा हमारा जो है इंजीनियर आता है। बात समझ में आ रही है। इंजीनियर क्या काम करता है सर, इंजीनियर जो है उसका डिजाइन बनाता है और ड्राइंग बनाता है। उसके बाद ये सेफ्टी और क्वालिटी को इंश्योर करता है। फॉलोज इथिकल स्टैंडर्ड्स, ये जो है इथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा जो है इंजीनियर का मुख्य काम क्या है कि डिजाइन और ड्राइंग बनाएगा, सेफ्टी और क्वालिटी पे फोकस करेगा, इथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा। बात समझ में आ गई। चलिए कॉन्ट्रैक्टर की अगर बात की जाए, ठीक है, तो इसमें एक और जो है कॉन्ट्रैक्टर भी आता है स्टेक होल्डर में। कॉन्ट्रैक्टर आप देखिएगा कोई भी कंस्ट्रक्शन का अगर काम चलता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर आता ही आता है। तो कॉन्ट्रैक्टर का क्या काम है, एग्जीक्यूट्स वर्क एज पर कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आपका जो भी काम है उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। मेंटेन्स क्वालिटी, क्वालिटी मेंटेन करेगा। इंश्योर साइट सेफ्टी, साइट का सेफ्टी भी इंश्योर करता है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हमारा जो है अलग अलग स्टेक होल्डर का अलग अलग काम है। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन होगा, क्लाइंट, जिसको काम करवाना है। फिर इंजीनियर आएगा, ठीक है, जो कि उससे रिलेटेड काम का ढांचा तैयार करेगा, क्या क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए वो काम करेगा। फिर कॉन्ट्रैक्टर आएगा, ठीक है। आपको ये सब जो भी स्टेक होल्डर है ना इसमें से किसी एक का भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि किसका क्या काम है। बात समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद अगला जो स्टेक होल्डर आता है वो गवर्नमेंट आता है। मान के चलो कोई सरकारी काम हो रहा है तो उसमें गवर्नमेंट आएगा। बात समझ में आ रही है। चाहे प्राइवेट काम में भी कहीं कहीं गवर्नमेंट आता है। जैसे मान के चलो तुम म्यूनिसपैलिटी में घर बना रहे हो तो वहां पे जो है गवर्नमेंट का रूल होता है कि आपका बिल्डिंग का हाइट इतना नहीं होना चाहिए।
मतलब आपका बिल्डिंग का हाइट में लिमिटेशन होगा, आसपास से आपको इतना जगह छोड़ना पड़ेगा। ये सब कुछ ना कुछ जो है आपका जो है सरकारी नियम कानून फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर तुम गांव में घर बनाओगे तो उसमें कुछ वैसा नियम कानून नहीं है। तो गवर्नमेंट आपका जो है स्टेक होल्डर कब होता है, अगर कोई सरकारी काम हो रहा है या फिर शहर में या फिर नियम कानून वाले एरिया में काम हो रहा है, तो गवर्नमेंट बीच में आएगी। गवर्नमेंट का क्या काम है, नियम कानून बनाना, फ्रेम्स रेगुलेशंस, इशू परमिट्स, परमिट इशू किया जाता है, मॉनिटर्स कंप्लायंस, कंप्लायंस को मॉनिटर किया जाता है। तो ये सब जो है गवर्नमेंट का काम है। बात समझ में आ रही है? चलिए, सप्लायर्स आता है। सप्लायर्स जो है ये क्वालिटी मटेरियल्स आपको देने का काम करेगा, टाइमली डिलीवरी देता है। जैसे कि मान के चलो तुम घर बना रहे हो तो उसमें बालू गिट्टी सीमेंट वगैरह लगेगा, तो उसके लिए क्वालिटी मटेरियल्स वो देगा, टाइमली डिलीवरी देगा। बात समझ में आ रही है? सोसाइटी या पब्लिक आता है इसमें। जैसे कि मान के चलो कि अगर तुम कहीं पे कोई काम कर रहे हो, कहीं पे हाईवे बन रहा है, रेलवे का ट्रैक बिछ रहा है, तो वहां पे जो है एक समाज होता है, उसके आसपास के लोग, पब्लिक जो भी है, उनको ये सब चीज से असर पड़ता है। मान के चलो किसी के घर के पास से रोड चला गया, बात समझ में आ रही है? या फिर किसी के घर के सामने से पीसीसी रोड ढलैया हो रहा है, तो वहां पे वो देखेगा ना कि भाई उससे सामने वाले जनता पे क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, जनता अपने अकॉर्डिंग काम करवाना चाहिए, तो ये सब भी क्या है, स्टेक होल्डर रहता है। ठीक है। एंड यूजर्स ऑफ प्रोजेक्ट, सोसाइटी या पब्लिक जो है, अंत में प्रोजेक्ट उसी के हाथ में जाना है। कहीं पे अगर हाईवे बनेगा तो लास्ट में तो जनता को हैंड ओवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है सोसाइटी या पब्लिक हमारा जो है सबसे बड़ा जो है क्या है, स्टेक होल्डर है। एक्सपेक्ट सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये जो है जनता चाहेगी नहीं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, सॉरी प्रोजेक्ट हुआ है बन के तैयार, वो हमारा सेफ होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब आज जो इस्तेमाल हो रहा है भविष्य के लिए भी ये सही होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग देखें अलग अलग स्टेक होल्डर में, सबसे पहला हमारा जो है क्या देखे, क्लाइंट होता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है सर, स्टेक होल्डर के नाम पे इंजीनियर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है कौन आता है सर, कॉन्ट्रैक्टर आता है। ठीक ना, तीसरा हमारा क्या आता है, कॉन्ट्रैक्टर के बाद आपका जो है सप्लायर आता है, गवर्नमेंट आता है। गवर्नमेंट हो गया, सप्लायर जो आपका मटेरियल सप्लाई करने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है सोसाइटी चाहे पब्लिक आ जाता है, अगर सरकारी काम है चाहे प्राइवेट काम कोई भी। तो इस तरीके से हमारा जो है अगर कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसमें ये सब के आम जीवन पे बहुत असर पड़ता है, तो ये सब हमारा क्या कहलाता है सर, स्टेक होल्डर कहलाता है। ठीक है, कि ये चीज अगर कुछ बन के तैयार हुआ है तो इससे किसको लेना देना है, वो उसका स्टेक होल्डर कहलाता है। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेक होल्डर्स इंश्योर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंप्लीशन। मतलब इसमें जितना लोग इन्वॉल्व है, अगर वो लोग आपस में मिलके बातचीत करें तो प्रोजेक्ट ज्यादा सही होगा। बात समझ में आ रही है? अब जैसे मान के चलो इंजीनियर अपने मर्जी से रोड बना के चला गया, बाद में जनता करी भाई कैसा रोड बना दिया, इससे हमको फायदा के बदले नुकसान ही हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमारा जो है असर पड़ता है। तो इसलिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपस में बैठ के बात कर लीजिए। ठीक है, सब लोग मिलके उसमें इन्वॉल्व होकर बात कीजिए, तो इससे आपका क्या होगा ना कि प्रोजेक्ट जो है ज्यादा सक्सेसफुल होगा। चलिए, इलस्ट्रेट द रोल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर गवर्न्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रेगुलेटरी एक्ट्स एंड स्टैंडर्ड्स। आपको जो है कॉन्ट्रैक्टर गवर्न्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स का जो है आपको रोल बताना है, यानी कि ओवरऑल समझिए ना, यहाँ पे कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर का रोल बताना है। और ये सरकार के नियम कानून के अनुसार कि कॉन्ट्रैक्टर का क्या रोल होगा कोई भी कंस्ट्रक्शन चीज से रिलेटेड में, वो आपको यहाँ पे बताना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझिए अच्छे से। ठीक है, एग्जाम में पूछे या ना पूछे, ये आपको लाइफ में जरूर काम देगा क्योंकि आप सिविल इंजीनियर है। तो रोल अंडर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या रोल आता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपस में बैठ के बात हो गया है, उस चीज को एक तय किया गया और उसका एक पेपर बनाया गया, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आप समझ में आ रही है? ठीक है, आपस में बैठ के अगर कुछ बात तय हुआ है, उसका हम लोग एक लीगल पेपर बना लेते हैं, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे हम जो है आपको 18 महीना बिल्डिंग बना के दे देंगे, बिल्डिंग आपका जो है हम 50 20 साल 30 साल मेंटेनेंस देख लेंगे। ठीक ना, आपका बिल्डिंग जो है इसमें क्वालिटी मटेरियल हम इस्तेमाल करेंगे, ये वो करेंगे, तो वो सारा चीज जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। ठीक है, कंप्लीट वर्क विद इन टाइम, रोल अंडर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या आता है, आपको जो भी वर्क है आप समय रहते हुए आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप बोले कि हम मार्च तक काम करेंगे तो आपको मार्च तक करना पड़ेगा, लेट होगा तो फाइन देना पड़ेगा। फॉलो स्पेसिफिकेशंस, मतलब जो आपका जो है स्टैंडर्ड गुणवत्ता है, जो फिर उसके रिलेटेड जो जानकारी अवेलेबल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा, लेबर और रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा।
लेबर और रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा। रोल अंडर रेगुलेटरी एक्ट्स, रेगुलेटरी एक्ट्स के अंदर क्या क्या रोल आता है। फॉलो लेबर लॉज, लेबर लॉ फॉलो करेगा। ठीक है। इंश्योर वर्कर सेफ्टी, वर्कर का सेफ्टी इंश्योर किया जाएगा। कंप्लाई विथ इन्वायरमेंटल लॉज, इन्वायरमेंटल लॉज के साथ कंप्लाई किया जाएगा। टैक्स पे किया जाएगा। ठीक है। तो ये सारा चीज इसके अंडर हमारा कवर किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये सारा चीज इसके अंडर हमारा क्या होगा, कवर किया जाएगा। ठीक ना। चलिए, रोल अंडर स्टैंडर्ड्स, कॉन्ट्रैक्टर का जो रोल है स्टैंडर्ड के तहत आपको क्या करना पड़ेगा, आईएस कोड में जो भी स्पेसिफिकेशन लिखा है वो स्पेसिफिकेशन फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर आप सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो सीमेंट में जो है कोड के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। ठीक है। या फिर छड़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कोड के अनुसार क्या क्या चीज होना चाहिए, वो सारा चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। यूज अप्रूव्ड मटेरियल्स, आपको जो अप्रूव्ड मटेरियल्स ही इस्तेमाल करना है, किसी भी मटेरियल को उठाकर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको जो है क्वालिटी टेस्ट वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है। लाइबिलिटीज का अगर बात किया जाए, डिफेक्ट्स लाइबिलिटी, पेनल्टी फॉर डिले, अगर आप जो है समय पे काम नहीं कीजिएगा, खराब काम कीजिएगा, ठीक है, तो उस पर आपको जो है जुर्माना देना पड़ेगा, फाइन वगैरह देना पड़ेगा। कंपनसेशन फॉर डैमेजेस, डैमेजेस के लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये सारा चीज जो है इसके अंदर आ जाता है। चलिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, एक्सप्लेन प्रोफेशनल इथिक्स इन डिटेल एंड साइलेंट फीचर्स पर्टेनिंग टू कोड ऑफ इथिक्स। ठीक है। आपको प्रोफेशनल इथिक्स डिटेल में बताना है। ठीक है। इसको क्या करना है, प्रोफेशनल इथिक्स को डिटेल में समझाना है और इसका साइलेंट फीचर्स बताना है। बात समझ में आ गई? चलिए, प्रोफेशनल इथिक्स होता क्या चीज है, आपको सबसे पहले ये हम समझाते हैं, व्हाट इज प्रोफेशनल इथिक्स। ठीक है। तो प्रोफेशनल इथिक्स उन रूल्स और मोरल प्रिंसिपल, सही गलत का नियम का सेट है जो किसी प्रोफेशनल को अपने काम के दौरान फॉलो करना चाहिए। ठीक है। जैसे मान के चलो कि तुम एक सिविल इंजीनियर हो तो तुमको मालूम होना चाहिए ना कि भाई हम जो बिल्डिंग बनाएंगे वो जो है सेफ होना चाहिए। ठीक ना। उससे जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे पर्यावरण पे उससे असर नहीं पड़ना चाहिए, उसका ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो वो सारा चीज जो है हम जो है काम सही से करें। ठीक ना। काम अपने टाइम पे पूरा करें, मतलब जो भी तुम कोई काम कर रहे हो उसमें सही गलत का जो भी नियम कानून है वो सारा चीज इसमें इथिक्स के अंदर आता है। मोरल प्रिंसिपल्स या मोरल वैल्यूज जो है इसमें इथिक्स के अंदर आ जाता है। ठीक है। जिसे इसका अगर आसान भाषा में हम लोग मतलब समझना चाहें तो प्रोफेशनल इथिक्स क्या है सर, कि सिर्फ अपना फायदा न देखकर ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करना प्रोफेशनल इथिक्स है। ठीक है। ये आपके बिहेवियर और डिसीजंस को गाइड करता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो हम लोग यहाँ से प्रोफेशनल इथिक्स समझ गए ऊपर ऊपर सर। ठीक है। कि सही गलत है, आपको निर्णय लेना है, ईमानदारी से काम करना, वो सारा चीज के अंदर आता है। आइए हम लोग करके देखते हैं। प्रोफेशनल इथिक्स का मीनिंग क्या है सर? प्रोफेशनल इथिक्स आर मोरल प्रिंसिपल्स गाइडिंग प्रोफेशनल कंडक्ट। ठीक है। ये एक तरह का मोरल प्रिंसिपल है जो कि प्रोफेशनल कंडक्ट को क्या करता है, गाइड करता है, पहला बात। दूसरा बात क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स का अगर बात किया जाए, मकसद क्या है, मेंटेन डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन, आपका जो भी प्रोफेशन है उसका डिग्निटी मेंटेन करने का काम करता है। जैसे आप इंजीनियर हैं तो आपका जो है इंजीनियर का एक वैल्यू होता है, उस वैल्यू को मेंटेन करने का काम करता है। पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, ये जो है अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। तो ये सारा चीज जो है प्रोफेशनल इथिक्स में आता है और ये इसका मेन मकसद है। क्या क्या सर, डिग्निटी मेंटेन करना किसी प्रोफेशन का, पब्लिक इंटरेस्ट, जनता का मनोबल बनाए रखना कि भैया हाँ जो हो रहा है सही हो रहा है, जनता का भरोसा टूट गया तो फिर गए काम से। बात समझ में आ रही है? इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि मान के चलो जनता का भरोसा का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, लोग आज भी समझता है पुलिस वो का आदमी है, मना घुसखोर है, पैसा लेके ही वो काम करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है कि जो है उस तरीके से मोरल बनाया गया है, जनता का भरोसा वहां से उठ चुका है पुलिस पर से। बात समझ में आ रही है? इस तरह का चीज आप में ना हो, लोग आप पे भरोसा करें। जैसे अभी भी कहा जाता है ना कि इंजीनियर पुल बनाया तो गिर ही जाएगा, तो आप पे भरोसा करे इंसान, ऐसा आपको बनना पड़ेगा। चलिए, प्रिंसिपल्स का अगर बात किया जाए कि क्या क्या आता है प्रोफेशनल इथिक्स के अंदर, आपका जो है किस किस तरह का प्रिंसिपल आता है। सबसे पहले इंटीग्रिटी आता है, ऑनेस्टी आता है, कॉम्पिटेंस आता है, कॉन्फिडेंटली आता है, फेयरनेस आता है। मतलब आप काम जो है ईमानदारी से कीजिएगा। ठीक है। आपका जो है जो भी काम कीजिएगा वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप जो है जो गोपनीय रखने वाली बात है उस दुनिया को बताया जा रहा है। आपका काम जो है फेयर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ये सारा चीज जो है इसके अंदर आएगा। बात समझ में आ रही है? ये सारा चीज जो है प्रिंसिपल्स के अंदर आता है।
साइलेंट फीचर्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। साइलेंट फीचर्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स का जो है साइलेंट फीचर्स क्या क्या है? पब्लिक सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहला आपको क्या चीज का ध्यान रखना है कि पब्लिक हमारा सेफ हो, जनता के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो भी प्रोफेशनल एथिक्स है उसमें सबसे पहला हमारा मेन चीज क्या ध्यान रखना है कि हमारा पब्लिक सेफ रहे। अवॉइड करप्शन, दूसरा क्या है कि आपको करप्शन नहीं करना, घूसखोरी बिल्कुल नहीं करना, पैसा जो है गबन मत करिए। मेंटेन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मेंटेन कीजिए। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड कीजिए। आपका जो भी लॉज है उसको आप क्या कीजिए? रेस्पेक्ट कीजिए। प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कीजिए। तो ये सारा हमारा जो है साइलेंट फीचर्स है किसी भी कोड ऑफ एथिक्स का। बात समझ में आ रही है? ये सब हमारा क्या है? साइलेंट फीचर्स है किसी भी कोड ऑफ एथिक्स का। तो हम लोग समझ गए सर प्रोफेशनल एथिक्स क्या है कि आपका जो है काम ईमानदारी से करना है और सही गलत चीज का ध्यान रखना है, मतलब अपना साइड नहीं देखना है, सबका भला सोचते हुए एक तरह का मोरल वैल्यूज है प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, जो कि आप अपने प्रोफेशन में लगाइएगा। इसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग समझ गए सर। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल भी समझ गए और साइलेंट फीचर्स भी समझ गए। तो ये सारा चीज हम लोग प्रोफेशनल एथिक्स समझ गए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। व्हाट इज ए प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर मैकेनिज्म एंड डिस्कस डिफिशियंसीज इन स्टेट ऑफ द आर्ट। ठीक है, प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर मैकेनिज्म क्या है और आपको ये बताना है डिस्कस डिफिशियंसीज इन स्टेट ऑफ द आर्ट। इसको समझते हैं सबसे पहले, प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर मैकेनिज्म होता क्या चीज है। देखिए, ये जो हमारा प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर मैकेनिज्म है, ठीक है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एक ऑफिशियल और सेफ सिस्टम होता है जिसके थ्रू कोई एम्प्लॉय अपने ही वर्क प्लेस पे हो रहा गलत काम जैसे कि करप्शन, फ्रॉड या फिर रूल्स तोड़ना का रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है, इसे आम भाषा में विसिल ब्लोइंग भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसे आम भाषा में विसिल ब्लोइंग भी कहते हैं। जैसे कि मान के चलो तुम कहीं पे काम कर रहा है, वहां पे आस पास में हमारा जो है क्या चल रहा है, अगर कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है, तो उस चीज को उजागर करना वो तुम्हारा क्या आता है? प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर मैकेनिज्म में आता है। कि सर हम जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं यहाँ पे जो है बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, कुछ लोग मिलके जो है करप्शन किए जा रहा है, ये लोग गलत तरीके से काम कर रहा है, ये सारा जानकारी तुम जो है बाहर कर रहे हो, ये तुम्हारा क्या है? प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर मैकेनिज्म है। बात समझ में आ गई? ठीक है, मैकेनिज्म का काम क्या है? यहाँ पे जो शब्द है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का क्या काम है इस चीज को हम लोग समझते हैं। मैकेनिज्म का काम, जो इंसान सच्चाई सामने लाता है उसको हम लोग विसल ब्लोअर कहते हैं। ये सिस्टम उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखता है। ठीक है, कि भैया अगर कहीं पे करप्शन हो रहा है या फिर कहीं पे गलत तरीके से काम हो रहा है, आप उस चीज को उजागर करते हैं तो आपका आइडेंटिटी सीक्रेट रखा जाएगा, मतलब ये नहीं बताएगा कि पोल किसने खोला है। बात समझ में आ रही है? ये हमारा इसके अंडर में आता है। अगर ये बता दिया गया कि भैया कि हम जो है ये ऐसे ऐसे किए हैं और ये बंदा ने बात खोला है, तो भैया जिसके खिलाफ आप बोले वो धर के आपको पीट देगा। बात समझ में आ रही? पिटता थोड़ी वो, और भी कुछ काम करता है, मर्डर वर्डर भी हो जाता है कभी कभी। बात समझ रहे हैं ना? तो इसमें हमारा जो है इसका एक सिंपल सा काम है प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर मैकेनिज्म का। अगर आपके आसपास में या फिर आपके कंपनी में कुछ गलत काम हो रहा है, आप उस बात को उजागर कीजिए, आपको बचाया जाएगा, आपका नाम बाहर नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह का अगर सवाल आएगा तो आप मतलब समझ गए, आप आंसर बना के खुद से लिख सकते हैं। बीटेक का बच्चा आंसर बनाने में माहिर होता है। बात समझ गया ना? वो थोड़ा सा वर्ड मिल गया ना, हल्का सा हिंट्स मिल गया, वो पेज भर देता है। ये टैलेंट है जो कि हर किसी में नहीं होता है, सिर्फ बीटेक के बच्चे में होता है। चलिए देखते हैं। मीनिंग, प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर मैकेनिज्म allows employees to report corruption unethical and without fear of retaliation. It is also known as whistleblower protection. ठीक है, हमारा जो प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर मैकेनिज्म है इसके तहत हमारा जो है कोई भी इंसान आसपास गलत तरीके से काम हो रहा है, करप्शन वगैरह हो रहा है, तो उस चीज के बारे में बात रख सकता है। ठीक है, उसका जानकारी बाहर नहीं लाया जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन भी कहते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव्स, इसका करने का क्या क्या मकसद है। प्रोमोट ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, करप्शन को रोकने का काम करता है, विसिल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारा चीज जो है इसके अंडर में हमारा आता है। बात समझ में आ गई? चलिए
लीगल फ्रेमवर्क का बात किया जाए तो इंडिया इनेक्टेड द विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। 2014 में भारत में जो है विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया कि अगर किसी आदमी ने जो है आसपास जो भी गलत तरीके से काम हो रहा है अगर इसका जानकारी दिया है तो उसको हम लोग जो है प्रोटेक्ट करेंगे। और इस तरह का जो नियम कानून आया वो कब आया, 2014 में लागू किया गया है। ठीक है, डिफिशियंसीज इसमें जो है कमी क्या है, वीक इम्प्लीमेंटेशन, इसको सही से लागू नहीं किया जा रहा है, डिले इन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन हमारा बहुत स्लो चल रहा है, फियर ऑफ विक्टिमाइजेशन। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप बोले और आप ही पे उल्टा भारी दाव भारी पड़ गया, अब आप ही जो है उसके विक्टिम बन गए। इन एडिक्वेट एनोनिमिटी, ठीक है, आपके बारे में जो है मतलब जानकारी गुप्त नहीं रखा गया, आपका जो है नाम उछाला गया है। ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस, तो ये सारा चीज जो है ये सब इसमें खामियां है देखने को मिलता है। बात समझ गए ना। चलिए, सजेशंस, इसको कैसे कैसे सुधारा जा सकता है, बात समझ गए। तो स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट, आपको जो है इस नियम कानून को सही से लागू करना चाहिए। ठीक है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर रिटेलिएशन, ठीक, फास्टर इंक्वायरी प्रोसेस, ग्रेटर अवेयरनेस, मतलब आपको जो है तेजी से इंक्वायरी करना चाहिए, अभी नहीं कि टाइम दे दिया पता चला जो क्रिमिनल था वो विसिल ब्लोअर को धर के उसके साथ कुछ ना कुछ गलत काम कर दिया, तो आपको जो है तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और इसमें कोई भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, अब पता चला कि मंत्री का बेटा है उसको छोड़ दिया गया, ये सब काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सजेशन एक सिंपल सा है कि अगर कोई आदमी इस तरीके से उजागर करता है तो आप उसको बचाइए। ठीक है, उसको आप प्रोटेक्ट कीजिए और जो भी इसके लिए जिम्मेवार है उसको जल्द से जल्द सजा दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको छोड़िएगा तो जो क्रिमिनल माइंडेड आदमी होता है वो आपको धर के निपटा देगा। बात समझ में आ रही है। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब जो है नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। थैंक यू एवरीवन, गुड लक फॉर योर एग्जाम। इसका पीडीएफ जो है या तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा या तो हमारे ऐप पे मिलेगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड लक फॉर योर एग्जाम। वीडियो अच्छा लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए।